बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, गुफ्तगू सुनी होगी। ये जो हकीकत टीवी की वीडियो है, इसमें आपको नसीरुद्दीन शाह जो इंडियन अदाकार हैं, इनका जो क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। यकीन कीजिए, अगर आप पूरे अपने मुल्क की डायनामिक्स चेंज करना चाहें तो ये चंद मिनट का क्लिप काफ़ी है। क्या खूबसूरत अंदाज में नसीरुद्दीन शाह ने मोदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बॉलीवुड के सलमान खान से लेकर शाहरुख खान, आमिर खान, पूरी की पूरी बॉलीवुड को जो नंगी हो चुकी है इस वक्त मोदी के आगे, उसको पूरी तरह बेनकाब करने की कोशिश की और उसको जगाने की कोशिश की। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि 7 नस्लों तक तुम्हारी बैठकर खाएं, पैसा ख़त्म ना हो। इतना तुम माल कमा चुके हो तो खोने का डर क्या है। और जब जुल्म बढ़ेगा, तबाही होगी, तो फिर याद रखना, जालिम की नहीं, आपको आपके दोस्तों की खामोशी याद आएगी। ये अल्फाज है नसीरुद्दीन शाह के किसानों की हिमायत में। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोरोना पर जो बात की, उन्होंने कहा ये क्या कानून है कि 65 साल से कम लोग अदाकारी करें, उनसे ज़्यादा नहीं। यानी दुनिया में शैतानी ताकतों ने जो तमाशा किया है, उसको क्या कमाल तरीके से नसीरुद्दीन शाह ने बेनकाब किया और मोदी के खिलाफ उसने अपना बेशक कैरियर दाव पर लगा दिया। इसके बाद क्या ओमपुरी की तरह इसको भी रास्ते से हटा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि ओमपुरी ने ही उनकी फ़ौज के बारे में कहा था कि अगर तुम पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते तो फिर तुम फ़ौज का फ़ायदा कि हम तुम्हें पालते हैं, पैसा देते हैं, तो फिर हमें किस चीज़ का फ़ायदा होता है। ये क्लिप आपको जो सुनवाने जा रहे हैं, आपके दिल पर जा लगेगा। इसको सुनिएगा, समझिएगा। कमाल तरीके से नसीरुद्दीन शाह ने, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि अंधों के शहर में आईना बेचने वाला अगर आपको कोई नजर आएगा तो वो नसीरुद्दीन शाह। ये क्लिप आपने सुनना है जिसके अंदर वो इलामा इकबाल का भी जिक्र करते हैं, इमरान खान के लिए भी सबक है। वो बता रहे हैं कि इस जमहूरियत ने हमें तबाह कर दिया और इलामा इकबाल का शेर पढ़ते हुए कह रहे हैं क्या खूबसूरत गुफ्तगू की है। इसके बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को डूब मरना चाहिए, क्योंकि एक बूढ़ा उठकर आपको आस उम्मीद दिला रहा है, लेकिन अगर आप नहीं जागेंगे बर्बाद होंगे। और मोदी की तो बर्बादी लिखती गई है। अब हमें तो तोला जा रहा है। अब इस लॉकडाउन के दौरान ये लव जिहाद का हंगामा उठाने की क्या ज़रूरत थी? ये सबसे अहम मसला है क्या हमारे मुल्क में? ये फार्म लॉज किसानों पर थोपने की क्या ज़रूरत थी लॉकडाउन के दौरान, जब सब के सब घर पे पड़े हुए हैं, किसी की कमाई नहीं हुई 1 साल से? ये बातें समझ से बाहर हैं कि ये है क्या? ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, या ये हुकूमत वाकई में यकीन करती है इन सब बातों पे? सीएए का मसला उठा दिया गया, अब बीत तो गया नहीं, लेकिन सीएए की बातें फिर से होने लगी कि नहीं वो तो होगा जी। और उसको डिफेंड करने वाले भी बहुत हैं। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है कि जिन हिंदुओं को और सिखों को पाकिस्तान में परेशान किया जा रहा है, वो उनको हम आसरा दे रहे हैं। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हम उनको आसरा दे रहे हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, मुसलमान नहीं। अरे भाई रोहिंग्या भी तो मुसलमान है, उनको भी तो परेशान किया जा रहा है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है और ये कानून कभी लागू हो नहीं पाएगा। जब सब कुछ अगर तबाह हुआ तो आपको अपने दुश्मनों का शोर नहीं सुनाई देगा, आपको अपने दोस्तों की खामोशी ज़्यादा चुभेगी कि भाई मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर किसान कड़कती सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये हम नहीं कह सकते अब। और मुझे उम्मीद है कि ये किसानों का प्रदर्शन फैलेगा और आम जनता इसमें शामिल होगी, वो होनी ही है। खामोश रहना जो है वो जुल्म करने वाले की तरफदारी करना है, मैं ऐसा मानता हूँ। खामोश रहना जुल्म सहना जुल्म करने के बराबर ही है। बराबर ही है। और हमारे बड़े बड़े जो
धनंदर लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो खामोश बैठे हैं इसलिए कि उन्हें लगता है कि बहुत कुछ खो सकते हैं वो। अरे भाई, जब आपने इतना धन कमा लिया कि आपकी 7 पुश्तें बैठ के उसको खा सकती हैं, तो कितना खोलोगे आप? लॉकडाउन के दौरान मुझे बार बार इन माइग्रेंट्स की तस्वीरें देखकर मेरा दिल टूटता था। इनके ऊपर जो ज्यादतियां हो रही थी पुलिस के हाथों, बहुत हैरत होती थी और बहुत अफसोस होता था देखकर कि ये पुलिस वाले जो इन बेचारों को डंडे मार मार के भगा रहे हैं, ये भी तो उसी तबके के हैं। जरा से हालात की बदलाव से हो सकता है ये ही होते सड़क पे और कोई और इनको डंडे मार रहा होता। मेरा दिल बहुत दुखता था ये सब बातें देखकर। फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये एक किसी ने रूल निकाला कि 65 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र हो तो आप काम नहीं कर सकते। अब ये क्या अहमकाना रूल है कि भाई 65 के हों तो आप ख़तरनाक हैं, 64 के हों तो आप ठीक हैं। और फिर कितने नौजवान लोगों को ये बीमारी पड़ी है। और फिर एक्टिंग का तो पेशा ऐसा है कि बुजुर्गों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो कभी ना कभी बुजुर्ग एक्टरों को तो अकोमोडेट करना ही था उन्हें, जो कि कर दिया। ख्याल मुझे आता था कि जो 65 साल का लाइट बॉय है बेचारा, या जो कैमरा अटेंडेंट है बेचारा, या जो तरापे पर बैठा हुआ दिन भर एक इतनी बड़ी लाइट को संभाले बैठा रहता है, या जो यूनिट को चाय पिलाता है, या जो मेकअप करते हैं, या हेयर ड्रेसर जो हैं, या जो डांसर गर्ल्स हैं, या एक्स्ट्राज हैं, या जो स्टंटमैन हैं, इनमें से 65 साल से ऊपर कोई हुआ तो भाई मुझे या परेश रावल को या बच्चन साहब को तो खैर उनकी तो बात ही और है, तो वो तो लोग लेंगे ही। इन लोगों को तो फौरन हकाल दिया जाएगा। ये मुझे बहुत चुभती थी ये बात, और नाइंसाफ़ी लगती थी। और खुदा मालूम जो रेस्टोरेंट में जो वेटर काम करते थे, जो मसालची काम करते थे, जो किचन में काम, उनका क्या हुआ होगा? ये बातें ज़्यादा चुभती थी। दुआ करता हूँ कि इस तबके की मेहनत को, इनके कंट्रीब्यूशन को शायद अब पहचाना जाए। कहने के लिए तब तक कुछ न कुछ बाकी रहेगा जब तक दिल में कोई ना कोई टीस उठती है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स। और जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, हमारे बाप अमेरिका वाले, वहाँ डेमोक्रेसी का क्या हशर हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। मेरे लिए डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ये है, सब के बराबर हक तो हों, सबकी बराबर जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम में पैदा नहीं होगी हर एक इस मुल्क के बाशिंदे में, कि भाई मैं दूसरे का थोड़ा सा ख्याल रखूं। अगर कोई अपनी गाड़ी मुझसे आगे ले जाता है तो ये मेरी अहम पर चोट नहीं होता, उसको जल्दी है इसीलिए वो जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, आप इशारा करें कि भाई रुक जाओ मुझे, तो नहीं रुकेंगे। ये सिर्फ अपने अहम की बातें हैं और अपनी जिम्मेदारी ना समझने का नतीजा है। कोई पुलिस वाला ना हो तो लाल लाइट पर भी नहीं रुकेंगे, दंदनाते हुए निकल जाएंगे। जब तक डंडा लेके कोई बैठा ना हो तब तक हम अपना फर्ज पूरा नहीं करेंगे। ये आइडियल बिहेवियर नहीं है एक डेमोक्रेसी का मेरे ख्याल से। हमें बराबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बराबर का बोझ उठाना चाहिए और बराबर का बर्ताव करना चाहिए हर एक से, जो कि कभी नहीं हुआ, कम्युनिज्म तक में नहीं हुआ, जबकि उनका बिलीफ ही ये था कम्यून में रहना वगैरह वगैरह। वहाँ भी ऊंच नीच के फ़र्क थे, वहाँ के भी लीडर महलों में रहते थे और कीमती गाड़ियों में घूमते फिरते थे और बातें करते थे इक्वालिटी की। तो अगर डेमोक्रेसी कामयाब होनी है तो फिर हर एक बाशिंदे को इस मुल्क के अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।